का सारथी। जंग में अब तक 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 222 इजरायली सैनिकों की जान जाने की पुष्टि। इजरायल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए। पिथौरागढ़ से पीएम ने किए आदि कैलाश के दर्शन। आदि कैलाश से जाने वाले पहले पीएम बने मोदी। पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर लगाया ध्यान। परिवार समेत बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंदिर समिति को दान में दिए 5 करोड़ रुपए। एमपी सीएम शिवराज का हरिद्वार दौरा। चुनाव प्रचार से पहले संतों का लिया आशीर्वाद। एमपी में जीत के लिए देवभूमि से भरी हुंकार। भारत चीन के बीच 20वें दौर की हुई बातचीत। 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को सहमत। शिमला में आज से इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल। स्विट्जरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर पहुंचे। 120 पायलट आसमान में दिखाएंगे करतब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देश की बात सबसे पहले खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला भाजपा कार्यकारिणी की अहम बैठक संपन्न हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति। आपको बता दें 19 को कांकेर के 3 विधानसभा में नामांकन होंगे। भानु प्रतापपुर अंतागढ़ के भाजपा उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही रणनीति, इस वक्त की यह अहम खबर कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। तो चुनाव को लेकर अहम रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जिले के अध्यक्ष सम्मानित सचिव जी सहित सभी हमारे जिले के उपाध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष, आप सब इस बैठक में उपस्थित हुए। तो कांकेर जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। इस वक्त की अहम खबर, कांकेर में जिला बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। भानु प्रतापपुर अंतागढ़ के भाजपा उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। अब बात अगली खबर की। बलरामपुर से अगली खबर है। रामानुजगंज में टमाटर के दाम गिरे हैं। किसानों ने सड़कों पर फेंके हैं टमाटर। थोक में 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। आपको बता दें बड़ी मात्रा में किसान टमाटर को लेकर मंडी पहुंचे। इस दौरान टमाटर के गिरते रेट को देखते हुए किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। किसानों ने सड़कों पर फेंके हैं टमाटर। आपको बता दें टमाटर के भाव निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। थोक में 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, जिसके बाद किसानों की लागत भी निकल नहीं पा रही है। बड़ी मात्रा में किसान टमाटर लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन टमाटर के भाव को देखकर किसान भावुक और आक्रोशित नजर आए। बलरामपुर से अपने दर्शकों को यह खबर दिखा रहे हैं। किसानों ने सड़कों पर टमाटर फेंके हैं। थोक में 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। तो किसानों ने रेट को देखते हुए काफी नाराजगी दिखी है किसानों में और अपने टमाटर को सड़कों पर फेंका है किसानों ने। रामानुजगंज में टमाटर के दाम गिरने से किसानों में काफी चिंता है और आक्रोश भी है। किसानों ने सड़कों पर टमाटर फेंके हैं। उचित मूल्य न मिलने की वजह से किसानों ने टमाटर को सड़कों पर फेंका है। थोक में 3 से 4 रुपए किलो टमाटर की कीमत बनी हुई है। बड़ी मात्रा में किसान टमाटर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके टमाटर के ठीक कीमत भाव नहीं मिल पाने की वजह से किसान परेशान और आक्रोशित भी हैं। किसानों ने सड़कों पर फेंके हैं टमाटर।
खेतों में मेहनत करके टमाटर उगाए हैं इन्होंने। उसके बाद अब ये टमाटर जब मंडी में लेके आए हैं तो आप तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से ये शौक से टमाटर सड़कों पर नहीं फेंक रहे हैं किसान। निश्चित रूप से इनके अंदर एक पीड़ा है, इनके अंदर एक दुख इस बात का है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी उनकी लागत नहीं निकल पा रही है, उनकी मेहनत नहीं निकल पा रही है, जिसको लेकर वो दुखी भी हैं, आक्रोशित भी हैं और अपनी फसल को लेकर वो सड़कों पर अपनी फसल को फेंक रहे हैं। जब मंडी में लेकर अपनी फसल को पहुंचे तो औने पौने दाम पर व्यापारी उनके टमाटर, उनकी फसलों की कीमत लगाते हैं, जिससे आक्रोशित किसानों ने अपने टमाटर को सड़कों पर फेंका है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए चिंताजनक विषय है और सोचनीय बात यह है कि किसान जब सब्जियों और किसानों के उत्पादों के सामान की कीमत बढ़ती है तो किसानों के उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, लेकिन जब कीमत घटती है तो किसानों को उसका नुकसान होता है। 40 रुपये ट्रे बिकता था, जाके वहाँ पे एक ट्रे पर हम लोग का लगभग लागत मूल्य दवाई का केवल 200 रुपये लग जाता था। दवाई का तोड़ाई भी नहीं मिलता था, तो टमाटर को हम लोगों ने रोड पर फेंके नहीं, टमाटर के पौधे को कबाड़ना ही ठीक है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर और रायगढ़ कलेक्टर को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं 3 एसपी सहित 2 एडिशनल एसपी को भी हटाने के लिए आदेशित किया है। गौरतलब है कि चुनाव का ऐलान होने के तीसरे दिन ही निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टरों और 3 पुलिस अधीक्षकों को हटा दिया। हटाए जाने वाले कलेक्टरों में बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं। वहीं पुलिस अधीक्षकों में दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा, कोरबा एसपी यू उदय किरण और राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 एडिशनल एसपी को भी हटा दिया है। इनमें बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव शामिल हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में सत्ता सिंहासन की चाबी सरगुजा और बस्तर को माना जाता है। शायद यही वजह है कि 2023 की विधानसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ की सत्ता शासन को पाने में फूंक कर कदम उठा रही है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा सीट में भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अंबिकापुर विधानसभा सीट को छोड़ दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अंबिकापुर विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सामने भाजपा प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है। दरअसल टीएस सिंहदेव मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम हैं और राज परिवार के होने के कारण क्षेत्र में काफी पकड़ भी है और जनता उनको काफी पसंद भी करती है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें अंबिकापुर सीट निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इसको हाई प्रोफाइल सीट कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ 2003 में, तो पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा आई, उसी समय अंबिकापुर सीट को भाजपा जीत पाई थी। उसके बाद से लगातार 3 बार से भाजपा इस सीट को खोती आई है। कोई बात नहीं है, 5 सीटें अभी छत्तीसगढ़ में रुकी हैं और कोई भी राजनीतिक दल अपने सामाजिक समीकरण को भी बिठालता है। कुछ ऐसी बात रही होगी, हालांकि ये बात तो ऊपर की है, केंद्रीय चुनाव बोर्ड का है या प्रदेश चुनाव समिति का है, के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन लगभग 85 सीटों पे घोषणा हो गई है। 5 सीट कोई बहुत मायने नहीं रखता है, 2-3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर वो भी घोषणा हो जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना से चंद दूरी पर छात्र की खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, बुधवार देर रात सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की लाश सरकंडा स्थित खेल परिसर में मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जिला जसपुर के लेलुंगा में मूल रूप से रहने वाला देवव्रत सिंह पैकरा वर्तमान में बिलासपुर में रहकर साइंस कॉलेज में MSc की पढ़ाई करता था। सरकंडा थाना क्षेत्र में देर रात सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खेल परिसर
में मिला है। इसके उपरांत पुलिस टीम और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके में पहुंचे और पता तलाशी करने पे पता चला कि जो मृतक है उसका नाम देवव्रत पैकरा है और वो साइंस कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है। इसकी पहचान के उपरांत हमने विभिन्न पहलुओं में जब छानबीन की और पूछताछ की तो पता चला कि जो घटनाक्रम है उसमें जो मृतक है देवव्रत और उसके साथी दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे खेल परिसर के अंदर और उसने मृतक को एक घरेलू चाकू से वार किया और जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। और मृतक से अभी पूछताछ करने पे जो घरेलू चाकू यूज हुआ है वो बरामद किया गया और साथ ही साथ उसने जुर्म करने को स्वीकारा भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी त्योहार सहित अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने वाले 100 से अधिक डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने को लेकर कहा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी को देखते हुए सरगुजा के कलेक्टर कुंदन कुमार व एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी में 100 से अधिक डीजे संचालकों को अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठक ली गई। किसी का भी कितना आवाज उत्पन्न हो रहा है, क्या डेसिबल लिमिट में चल रहा है, उसमें नहीं होता, वो केवल साउंड। वो आपके नेट पर देखेंगे तो क्रॉस ओवर जैसे 75 dB आउटपुट निकालता है। जी, शहर की सभी डीजे संचालकों की मीटिंग अभी आयोजित की गई थी कलेक्टर सभागार कक्ष में। माननीय कलेक्टर सर की अध्यक्षता में सभी अधिकारीगण उपस्थित थे और सभी डीजे शहर के जो संचालक हैं वो लोग आए हुए थे। लगभग 100 की संख्या में डीजे को बुलाया गया था। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है शहर में, तो इस दृष्टिकोण से उनको समझाइश दी गई थी कि किसी प्रकार का उल्लंघन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, समय समय पे जो भी निर्देश शासन के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या किसी अन्य डिपार्टमेंट से, उन सभी का पालन उनको सख्ती से करना है। छत्तीसगढ़ में चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावशील हो गई है और इसके अंतर्गत कोलाहल अधिनियम धारा 144 और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो सब जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है प्रसारित किए जा चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर दिल्ली से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने जयशंकर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। पहले विदेश मंत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने जयशंकर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले विदेश मंत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एस जयशंकर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। इससे पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर को, लेकिन आईबी की थ्रेट रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने एस जयशंकर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। पहले विदेश मंत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान थी, अब लेकिन जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई है सुरक्षा।
की सुरक्षा प्रदान की गई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गुरु सेवा के बहाने महिला भक्तों को बुलाकर पाखंडी बाबा यौन उत्पीड़न करता था। यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर थाना द्वारका नॉर्थ पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा की पहचान विनोद कश्यप 33 वर्षीय के तौर पर हुई है। विनोद ककरौला क्षेत्र में माता मसानी चौक की दरबार नाम से आश्रम चला रहा था। वह एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत 2 मामले दर्ज कर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। द्वारका नॉर्थ थाने में कल 2 सेक्सुअल असॉल्ट के केस दर्ज किए गए हैं अंडर सेक्शन 376, 506 आईपीसी। इसमें एक विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो ककरौला एरिया में एक माता का दरबार चलाता है। इस पे दोनों ने एलिगेशन ही लगाए, दोनों महिलाओं ने, कि वो अपने कुछ समस्याओं को लेकर वहाँ पर गए थे और उस दरबार में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको एक दिन बुलाया गया जब ये व्यक्ति वहाँ पे अकेला था, और उसने फिर इनको समस्या का समाधान करने के बहाने से और बाकी कुछ दरबार में सेवा करने के बहाने से इनको वहाँ पे रोका और फिर बाद में इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। इसका तुरंत हमने केस रजिस्टर कर लिया है। दोनों के एक बयान पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित कार्यक्रम सप्तम महंत पीर चांदनाथ जी योगी के अठमान भंडारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंच पर पहुंचे। महंत बाबा बालकनाथ ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी पहुंचे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ साथ वेश 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इस दौरान कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई साधु संत भी शामिल हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चीन में आयोजित 19वें एशियाई गेम 2023 में आयोजित 300 मीटर स्टेपल चेज में खिलाड़ी प्रीति लांबा कांस्य पदक जीती हैं। प्रीति लांबा का फरीदाबाद पहुंचने पर गांव जावा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर विजय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर की गई। रात भर गांव में लोगों ने जश्न मनाया। ग्रामीणों ने प्रीति और उनके परिजनों को बधाई भी दी। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग से जब शादी हुई थी तो मेरे को ये नहीं था कि कल इसको लगे कि मेरे सारे सपने मारे गए। शादी के बाद में मैंने अपना गेम छोड़ के मैंने इसको आगे किया कि तुमको जहाँ तक खेलना है, जहाँ तक जाना है, गेम करो और अपने जहाँ तक खेल सकते हो वहाँ तक के लिए खेल के। गेम खेलते थे, किस गेम को आप खेलते? मेरा भी सेम इवेंट था, 3000 मीटर स्टीपल चेस ही मैं करता था। बाप के नाम से जो औलाद जानी जाती है, तो औलाद के नाम से कहने लगे प्रीति के पापा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया बाप के लिए। बच्चों के नाम से बाप को जाना जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कितनी मेहनत रही आपको यहाँ तक पहुँचाने में? अरे मेहनत तो सबकी है, हमारी क्या, गुरु की है, मास्टरों की है, माँ बाप की है, इसकी खुद की अपनी ज़्यादा है। इसको लगानी इतनी होती है हर बात में। बरसात हो जो विंटर बैठती थी, सुगुल ब्राह्मण प्रैक्टिस करती, ये कोई प्रैक्टिस नहीं करती। बहुत बड़ी कामयाबी है मुझे। जैसे कहते हैं ना, पूत के पाम पालने में ही आ जाते हैं, उसी तरह जब ये छोटी थी तो लड़कों के साथ में इसे दौड़ाता था और लड़कों से भी तेज दौड़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां धरने के 67वें दिन उपायुक्त कार्यालय के बाहर पार्क में आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पर 8 अगस्त से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार आशा वर्करों की समस्याओं का समाधान अभी तक करने में असफल रही है। सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर्स उपायुक्त कार्यालय के बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुई और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हरियाणा सरकार द्वारा कल रोहतक में गिरफ्तार की महिलाओं के विरोध में प्रदर्शन कर पुराना बस स्टैंड फतेहाबाद में जमकर हंगामा हुआ है। और वहीं जब रोहतक जिले के आशा वर्कर्स पहले इंजन वाली
सरकार के यानी कि हरियाणा सरकार के फेल हो जाने पर अपनी मांगों का ज्ञापन देने जा रही थी, तो उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की और उनको घसीटकर बसों में ठूसा गया। यूनियन राज्य प्रधान सुरेखा समेत सैकड़ों आशा वर्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना की जिला फतेहाबाद की तमाम आशा वर्करों ने कड़े शब्दों में निंदा की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरवाला में खंड विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन ग्रामीण इलाकों में सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय परिसर में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक प्रधान सुंदर चौहान सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि यूनियन की तरफ से प्रदेश सचिव विनोद कुमार के आदेश पर हड़ताल को 16 तारीख तक कर दिया गया है। सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया है। अगर 16 तक भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सभी सफाई कर्मचारी काम छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। तो राज्य कमेटी का फैसला है 16 तारीख तक हड़ताल चलेगी। जय दिन की हड़ताल चलेगी नहीं, चालन दो। राज्य कमेटी के महासचिव विनोद कुमार जी का संदेश आया है। ये जो हमारी हड़ताल 3 दिन की थी और सरकार के साथ हमारी कोई भी वार्ता नहीं हुई है, तो ये हड़ताल हमारी 16 तारीख तक और बढ़ा दी गई है। और यदि सरकार चाहती है कि ये कर्मचारी झुक नहीं रहेगा, ये 16 तारीख तक हमने कर रखी है। सरकार ने यदि हमारे साथ वार्ता नहीं की तो ये पूरा भी हड़ताल चलेगी। 30 तारीख तक हम हड़ताल पर रखें। जो हमारी ये धरना धरा हुआ था जी 3 दिन का था। 3 दिन के बाद भी हमारी कोई राज्य सरकार ने सुनाई नहीं की अब तक। तो ये धरना हमारा आगे 16 तारीख तक बढ़ा दिया गया है जी। और आगे साल तक जाएंगे, हम बैठेंगे नहीं। अब कितना इंतजार करें, 17 साल हो गए इंतजार करते करते। हमने अब जो कुछ भी करना पड़ जियो, हमारी मांगे पूरी कर दो। हम कहीं भी जाने के तैयार ले आए, सार का भी जुलूस निकाल सकते हैं अब हम। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने रेवाड़ी सचिवालय के बाहर सरकार का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस विरोध प्रदर्शन में 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में आशा वर्कर्स ने कहा कि सरकार के हर उपक्रम में अगर सबसे अधिक सजग भूमिका रही है तो वह आशा वर्कर्स की रही है। इसके बावजूद आज 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया है, लेकिन सरकार को उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। उससे बड़ी हद तो उस वक्त हो गई जब यह अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने पहुंची, तो उससे पहले ही पुलिस ने 500 आशा वर्कर्स को हिरासत में लेकर 8 घंटे की जेल तक रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि इस अनदेखी का नतीजा उसे 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ 67वें दिन की हड़ताल हो चुकी है, लेकिन सरकार इतनी आंख मीच कर बैठी हुई है। इन्होंने हमारी ना तो कोई बातें सुनाई दे रही है, नहीं कोई बातें हमारी दिखाई दे रही है। आज हमने मोदी का और खट्टर का और अमित शाह का तीनों के पुतले फूके भी हैं और आगे भी हम दिखाएंगे। हमारी सारी जितनी भी बहनें हैं सभी खूब जोर शोर से भरी हुई है गुस्से में। गृह मंत्री कहते हैं, लेकिन वो तड़ी पार बंदा है और उसको हमारी सरकार ने गृह मंत्री बनाया, जिसके लिए हम धिक्कार करते हैं। और कल जब हमारी आशा बहन जियाँ उनके पास अपना मांग पत्र देने के लिए जा रही थी, जब हम उनको वोट बना के दे के और सत्ता में बैठा सकते हैं, तो क्या हम अपना मांग पत्र नहीं दे सकते? हम शांति प्रिय हम अपना मांग पत्र देने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हमारी आशा बहनों को करीब 500 आशा वर्कर, जिसमें हमारी नेता राज्य की जो हमारी प्रधान है उनको और जो विनोद जी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और सुनारिया जेल में डाला गया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में आशा वर्कर्स की हड़ताल का आज 65वां दिन है। आशा वर्कर्स दिन प्रतिदिन अपने प्रदर्शन को तेज कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने कन्हैया साहब चौक से डीसी दफ्तर तक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला भी फूंका है। आशा वर्कर्स ने डीसी दफ्तर में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि लाठीचार्ज भी किया गया। हमने आज मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका है डीसी ऑफिस के सामने सड़क पे। तो पुतला फूंकने के बाद हमारा ये था कि हम डीसी साहब पे जाएंगे और ये बात रखेंगे कि हमारा महापड़ाव है 18 तारीख को और हमें शिक्षा मंत्री जी के वहाँ पर महापड़ाव करना है। हमारे लिए बैठने की जगह का इंतज़ाम होना चाहिए और अगर बैठने की जगह का इंतज़ाम ना हुआ तो मजबूरन हमें सड़क पे बैठना पड़ेगा। तो उससे जो है यातायात जो में उल्लंघन होगा। तो हम इसके पात्र नहीं बनना चाहते कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हो जिससे आम जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़े। जो है वो घायल हुई हैं, मतलब कि 2 के तो पैर ही की चोट लगी है बहुत ज़्यादा और 2 की बाजुओं पे अच्छी तरह से चोट लगी है, मतलब कि धक्का मुक्की अच्छे से हुई है। वहाँ पे बैरिकेड लगाने का कोई मतलब नहीं था। अगर लगाया है तो उसको रोको, ढंग से रोको, कि ये नहीं था कि धक्के मार के प्रशासन ने उसको पीछे धकेला आशा वर्कर को। इस बीच में आशा वर्कर को काफ़ी चोटें आई हैं। अभी तो 4 हैं, बाकी अभी देखते हैं और कितनी आशा वर्कर को चोटें आई हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के बैनर तले थानेसर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय थानेसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। सफाई कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर पहले ही ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। कर्मचारी ने नौकरी पक्की करने व सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह धरना दे रहे हैं। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पब्लिक मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बेकार घटिया सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ये मांग हमारी ये है जी, ये सफाई कर्मचारी इनको नहीं 17 साल हो चुके हैं लगे में, पर ये सरकार हमारी बात पे कोई सुनवाई नहीं करती है। तो मैंने मजबूरी में आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा है यहाँ पे। तो हमारी कोई वो नहीं थी भाई यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर, क्यों गांव में गंद फैल चुका है, पर ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही हमारी। तो कोरोना काल में हमने ड्यूटी दिया है, तो सरकार ने जब भी हमारा कुछ नहीं भला कराया और हमने इलेक्शन ड्यूटी लगी है, दिन रात हमने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करी है, तो सरकार ने जब भी नहीं सोचा भी। अब बात अगली खबर की। कल का शिमला रूट 10 जुलाई के आसपास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था। रेलवे के कर्मचारियों की युद्ध स्तर पर कड़ी मेहनत के कारण रिस्टोर कर दिया गया है। लगभग 352 लोकेशन ऐसी थी जो इफेक्टेड थी। ज़्यादा जानकारी देते हुए अम्बाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि जुलाई में बारिश से हुई लैंडस्लाइड के कारण 352 लोकेशन इफेक्ट हुई थी। उनको हमारे कर्मचारी और इंजीनियर ने कड़ी मेहनत के बाद रिस्टोर कर दिया है। इसके साथ ही शिमला के पास जो हेरिटेज आर्क ब्रिज था उसको भी रिस्टोर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से ऊपर यातायात भी बहाल कर दिया गया है। जी, कल का शिमला सेक्शन जो कि फ्लैश फ्लड्स के कारण मानसून में 10 जुलाई के आसपास जो बंद हो गया था, उसे बड़े वॉर फुटिंग पे हमारे इंजीनियर्स, हमारे रेलवे कर्मचारियों ने मेहनत से उसे रिस्टोर किया है। लगभग 552 लोकेशंस थी, 352 लोकेशंस थी जो इफ़ेक्ट हुई थी और सभी को रिस्टोर कर दिया गया है, इंक्लूडिंग जो एक हमारा हेरिटेज आर्क ब्रिज था शिमला के पास,
उसे भी रिस्टोर किया गया है बहुत ही कम समय में, और 2 अक्टूबर से ट्रेन यातायात भी उस पर बहाल कर दी गई। इनिशियली उसमें 3 ट्रेनें चलाई गई, फिर उसे बढ़ाकर हमने 4 ट्रेनें की हैं, और अब 5वीं ट्रेन आज या कल से मान के चलें आप हिमालय क्वीन जो है, जो कि कालका शताब्दी को से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी हिमाचल के लिए, शिमला के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहाबाद में पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रही है। पराली जलाए जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रशासन के कितने भी दावे प्रशासन कर ले, मगर इन पर अंकुश लगाना तो दूर, मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक पराली जलाने की कई घटनाओं में इजाफा हुआ है। पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अब सख्ती के मूड में आ गया है और उन टीमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है जिन्हें आगजनी की घटनाओं को रोकने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। कृषि विभाग के उपनिदेशक राजेश सिहाग ने जानकारी देते हुए बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से उन्हें अब तक आगजनी की 46 लोकेशन प्राप्त हुई, जिसके आधार पर संबंधित किसानों से लगभग 55,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। का लेवल तो 100 से कम ही है अभी फतेहाबाद का, और कल हमारे जो 6 है AFL है वार्षिक से रिपोर्ट हुई थी, उसकी आज हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और जो भी हमें AFL मिल रही है उसमें हम तुरंत जाके उसके ऊपर फाइन भी कर रहे हैं। और अभी सीजन में कुल जो 46 AFL है हर्षक के द्वारा है वो हमें रिसीव हुई है, और हमने 22 चालान करके 55,000 रुपये जो है अमाउंट है इन्वायरमेंट कंपनसेशन अकाउंट में हमने वो ले लिए हैं। और जो अभी भी जैसे जैसे भी वो जो आ रही हैं हम उसके ऊपर है निम्नानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना अगर हम करें तो अभी कुछ इंसिडेंट्स है पराली के, जो कंपैरिजन अगर हम करें तो कुछ बड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि इस बार जो फसल है थोड़ी सी अर्ली आई है पिछली बार की वजह से। बात अगली खबर की करेंगे। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां आढ़तियों ने दोबारा हड़ताल कर दी है। यह हड़ताल अब अनिश्चितकालीन के लिए है। मंडियों में धान की खरीद को बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब भर के आढ़तियों ने 25 सितंबर को मोगा मंडी में एक विशाल रोष प्रदर्शन किया था। सरकार से मांग की गई थी कि उनका पिछला बकाया कमीशन दिया जाए, और सरकार ने कोविड के समय में आढ़तियों का कमीशन धान पर 9 रुपये और गेहूं पर 10 रुपये कम किया था। आपको बता दें उसको दोबारा से लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी आढ़तियों से कोई बात नहीं की है, जिसके फलस्वरूप पंजाब भर के आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और धान की खरीद बंद कर दी है। पिछले दिनी भी 25 तरीक ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਕਣਕ ਸੈਲੋ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, FCA ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੀ ਹੈ ਉਹ 2.5% ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਈਆ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਕ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਕ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰति थोड़ा माहौल भी बनूगा। अब बात अगली खबर की करेंगे। पंजाब में नशा दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ रहा है। भले ही सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार कर रहा हो, लेकिन नशा बेचने वाले और खरीदने वाले थम नहीं रहे हैं। जो मोगा के GT रोड पर एक नौजवान नशे की हालत में आपको दिख रहा है, वहीं राहगीरों ने एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन लगाया कि एक नौजवान नशे की हालत में पड़ा है, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया और कहा कि यह नशा करने वाले हमें गाली देते हैं। वहीं यह कोई पहला केस नहीं है, रोज ऐसे कई केस देखने को मिल रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाबी यूनिवर्सिटी में एशियाई खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी में फूलों ढोल बाजों से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि तीरंदाजी में अच्छा प्रदर्शन कर सोने का तमगा जीतने वाली परनीत कौर और बैडमिंटन में चांदी का मेडल जीतने वाले ध्रुव कपिल को बधाई दी गई। इस अवसर पर हल्का घनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरलाल सिंह और सनौर से विधायक हरबीर सिंह पठान माजरा पहुंचे और खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें बधाई दी। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी दूर नहीं है, वह हर मुकाम हासिल कर सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिन एनआईए द्वारा जिला मोगा के गांव रोड़े में खालिस्तानी समर्थक लखवीर सिंह रोड़े की जमीन को सील किए जाने के बाद उसके भाई पूर्व जत्थेदार एसपी जीसी जसबीर सिंह रोड़े ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उसने एनआईए द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई 1983 के बाद कभी भारत वापस नहीं आया। हमारा इंग्लैंड में अच्छा कारोबार था और मुझे भी सरकार की गलत नीतियों ने जेल करवा दी थी। वहीं लखवीर सिंह ने कहा कि लखवीर सिंह मेरा भाई है और हमारी इकट्ठी जमीन है। सरकार यह मानती है कि मेरे भाई की गतिविधियां गलत हैं, लेकिन हमने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। पूरी दुनिया जानती है कि नौजवानों ने अपने सर पर कफन बांध लिए थे और ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद यह दौर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी की मौत हुई। वहीं उन्होंने कहा कि एनआईए ने पहले कोई मुनादी नहीं करवाई और बिना बताए फोर्स को साथ लेकर हमारी जमीन पर बोर्ड लगा दिया, जिसका हमें बहुत दुख है। वाइट कर दिए यार, वाइट कर लिया पूरा। हेलो जी दास ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ और वो 1983 तो बाद कदे पंजाब नहीं आया। अब बात अगली खबर की। कहते हैं कि आज की बेटी किसी भी बेटे से कम नहीं है, वह हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मोगा की 18 साल कक्षा 2 की मेडिकल की छात्रा इंद्रप्रीत कौर ने, जिसने तुर्की में हुए वेस्ट डिप्लोमेट्स वेस्ट न्यूयॉर्क दोबारा 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक करवाए गए वेस्ट डिप्लोमेट्स अवार्ड में हिस्सा लेकर मोगा का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया और वेस्ट डिप्लोमेट्स का अवार्ड हासिल किया। वहीं इंद्रप्रीत कौर का मोगा में किसान यूनियन खोसा दोबारा के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कंपटीशन में दुनिया के 62 देशों के करीब 117 डेलीगेट्स शामिल हुए, जिसमें 3 भारत के थे। इनमें एक इंद्रप्रीत कौर मोगा से एडवोकेट साहिल प्रीत सिंह और संगरूर से और हरमन सिंह अमृतसर से थे। इस कंपटीशन में 2 मेजर वेस्ट डिप्लोमेट्स आउट स्टैंडिंग अवार्ड भी रखे गए थे। इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य विमेन एम्पावरमेंट था। वहीं इंद्रप्रीत ने इस टॉपिक में वेस्ट डिप्लोमेट्स अवार्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ਬੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬੈਸਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 62 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 117 ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ 117 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौका ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। रुक रहेंगे अगली खबर का। मोगा के खाटू श्याम मंदिर में देर रात 3 अज्ञात चोरों ने दान पात्र तोड़कर लगभग 50,000 के करीब नकदी चोरी की और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। वहीं जानकारी देते हुए मंदिर के पंडित ने कहा कि जब वह सुबह मंदिर पहुंचा तो देखा कि गल्ला टूटा हुआ था और गले से नकदी गायब थी और मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए थे। उसने कहा कि मंदिर में 2 व्यक्ति हथियारों के साथ आए और एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहा। उन व्यक्ति ने आते ही गल्ला तोड़ा और नकदी निकाल ली, जिसमें तकरीबन 1.5 महीने की नकदी थी जो कि लगभग 50,000 रुपये के करीब थी। और जाते हुए 10 सीसीटीवी कैमरों में से 4 सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सारी घटना सीसीटीवी में कैमरे में भी कैद हुई है। ऐसा है जी, सबसे पहले जय श्री श्याम। मैं मंदिर में हर रोज़ रूटीन की तरह आज सुबह जब मंदिर के अंदर आया तो आकर के मैंने देखा सबसे पहले जो गल्ले थे उन गल्लों के बाहर कुछ पैसे खिलरे हुए थे। मैंने आकर के देखा तो जब जो ही मैंने गेट खोला, गेट खोलते ही पता लग गया कि वही मैंने गले के ऊपर ध्यान गया कि गले वगैरह तोड़े गए हैं। बंदे 2 बंदे अंदर आए हैं, एक बंदा लगभग बाहर खड़ा था। अंदर आकर के जो बंदे हैं उन्होंने वो ग्रिल के ऊपर से चढ़ करके आए हैं। इस वेले हालात बद तो बदतर हो चुके ने, कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं। प्रशासन नूं चाहीदा है कि पहलां दा जिन्ने नशा वेचण वाले नशा पीण वाले इन्हां दे नत्थ पाउण, क्योंकि यही नशे की खातर चोरियां करते ने। कोई दिन नहीं इहो जिहा जांदा जिद्दण मोगे दे विच कोई घटना नहीं वापरदी। रुक रहेंगे अगली खबर का। बाघा पुराना में एक पति ने अपनी ही पत्नी का मिट्टी खोदने वाले औजार से कत्ल कर दिया। पति और पत्नी दोनों ही प्रवासी मजदूर हैं और ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते थे। दोनों में अक्सर ही शराब पीने को लेकर झगड़ा होता था। आज जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो पति ने वहां पड़े मिट्टी खोदने वाले औजार से पत्नी पर हमला कर दिया। वहीं साथ रहने वाले लोगों ने जब औरत को जख्मी हालत में देखा तो उसे अस्पताल ले गए और वहां जाकर उस औरत की मौत हो गई। बाघा पुराना के थाना प्रभारी जसविंदर सिंह ने बताया कि कश्मीर नाम का व्यक्ति जो कि प्रवासी मजदूर है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये मृतक औरत के चाचा सुधीर के बयान के आधार पर कश्मीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल मिति 10/10 ਨੂੰ 23 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ जो यूपी का रहने वाला है, जो इतने संगतपुरे जोड़ा अमतलाल का BKG जोड़ा भट्ठा है वो उपर दोनों जने लेबर का काम करते सी। सो इन्हों की किसी कोलों कोई शराब वगैरह पीण ते जां कोई तकरार होया तो सवेरे जोड़ा 6 बजे इन्हें आपकी घरवाली नूं कई नाल जोड़ा मार के सट्टा मार के उन्होंने कतल कर दिता गया, जिसनों मैडिकल हॉस्पिटल फरीदकोट दाखिल करवाया गया। उत्थे जिहड़ी इहदी मौत हो गई। उस उपरंत जिहड़ा इहदा जिहड़ा चाचा है लड़की का सुधीर, उहदे बयानां ते असीं मुकदमा नंबर 186 अंडर सैक्शन 302 IPC थाना बाघा पुराना विखे दर्ज रजिस्टर किया गया। तो मुलजम नूं असीं अज गिरफ्तार कर लिया गया। तो इहदे कोलों जिहड़ी कई बरामद कराउण वाली असीं ओह सवेर तक असीं इहदी पुछगिछ ते जिहड़ी कई बरामद करा लैणी है। तो अगे तफ्तीश जारी है। कल नूं इहनूं रुक करेंगे अगली खबर का। देश की बात में अगली खबर मुरैना से है। दबंगों ने किया है पुजारी के परिवार पर हमला। आपको बता दें दबंग लोग जबरन जोत रहे थे मंदिर की जमीन। इस दौरान पुजारी के विरोध पर लाठियों से हमला किया गया है। दबंगों ने पुजारी के परिवार पर जोरदार हमला किया है। दबंगों ने पुजारी के परिवार पर हमला किया है। मुरैना से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंग लोग जबरन मंदिर की जमीन जोत रहे थे जिसका विरोध किया था पुजारी ने। तो पुजारी के विरोध पर लाठियों से उसके ऊपर हमला किया गया है। मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने पुजारी के परिवार पर हमला किया है। मंदिर की जमीन जोतने का विरोध करने पर पुजारी पर हमला हुआ। दबंगों ने पुजारी के परिवार पर भी हमला किया है। इस वक्त की अहम खबर मुरैना से आपको दिखा रहे। दबंग लोग जबरन मंदिर की जमीन जोत रहे थे जिसका विरोध पुजारी और पुजारी के परिवार ने किया।
पुजारी के विरोध पर लाठियों से पुजारी पर हमला किया गया है और पुजारी के परिवार पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, दबंगों ने पुजारी परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लाठी डंडों से पुजारी के परिवार के ऊपर टूट पड़े हैं ये दबंग, और मंदिर परिसर की जमीन को कब्जाने और उसको जबरदस्ती जोतने के बाद ये मामला सामने आया है। तो पुजारी और पुजारी का परिवार गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, उन पर इन दबंगों ने हमला किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दबंगों का कहर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जबरन मंदिर परिसर की जमीन जोतने पहुंचे दबंगों ने जब विरोध करने पर पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। पुजारी और पुजारी के परिवार पर जानलेवा हमला किया है, लाठी डंडों से हमला किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अगली खबर भी मुरैना से है। चंद्रशेखर आजाद रावण को किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें, रविंद्र भाटी, अतुल प्रधान भी चंबल नदी के पास गिरफ्तार किए गए हैं। गुर्जर आंदोलन के समर्थन में जा रहे थे। ये ग्वालियर अल्लावेली चौकी पर बने चेकिंग पॉइंट पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, रविंद्र भाटी, अतुल प्रधान भी चंबल के पास गिरफ्तार किए गए हैं। गुर्जर आंदोलन के समर्थन में जा रहे थे ग्वालियर। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। तो चंद्रशेखर आजाद रावण को गिरफ्तार किया गया है। मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र भाटी, अतुल प्रधान भी चंबल नदी के पास गिरफ्तार किए गए हैं। गुर्जर आंदोलन के समर्थन में जा रहे थे ग्वालियर, इस दौरान गिरफ्तारी की गई है। तो चंद्रशेखर रावण की भी गिरफ्तारी हुई। अल्लावेली चौकी पर बने चेकिंग पॉइंट पर ये गिरफ्तारी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकारीपाड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी के बयान पर 9 साइबर अपराधियों के विरुद्ध फर्जी सिम के माध्यम से अपने आप को बैंक एवं अन्य संस्था का कर्मचारी बताकर ग्राहकों को फोन कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं KYC करने के नाम पर ठगी कर उनके खाते से पैसा उड़ाने के आरोप में नामजद अभियुक्त बनाते हुए सिकारीपाड़ा थाना कांड में 6 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी वकार हुसैन के अनुसार कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। रुक रही अगली खबर का। खबर दुमका से है, जहां सिकारीपाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने तरह तरह की स्कीम का लालच देकर लोगों के खातों से रुपए उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कुणाल किशोर, हिमांशु मंडल, सचिन मंडल, मितन कुमार मंडल, सुमन मंडल और राकेश रंजन शामिल हैं। इसमें सचिन मंडल बिहार राज्य के बांका जिला का रहने वाला है। बाकी सभी दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड के रहने वाले हैं। कल से घुमा रहा है यहाँ पे कि 1 घंटा मिलने देंगे, 1.5 घंटा मिलने देंगे, शाम को मिलने देंगे। 3 दिन हो गया आज गिरफ्तार किया हुआ। तारापीठ गया था पूजा कर। रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात की अहमियत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कल यानी कि 13 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट से ED से राहत के लिए सुनवाई होनी है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ED की सुनवाई को लेकर कोई राहत नहीं मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत के लिए आपको बता दें झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के निर्देश दिए थे।